हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदर गोयल। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल थ्रू ए गिवन पॉइंट टू एनी कर्व। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। आपकी बात कंडीशन थोड़ी अलग है। आपकी बात क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल थ्रू एक गिवन पॉइंट। वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी हो सकता है और हो सकता है कि वो पॉइंट कर्व के ऊपर ना हो, तो उस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी टेंजेंट या जितने भी नॉर्मल है हम उनकी इक्वेशंस निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं एक बार कंसेप्ट समझाना चाहूंगा आपका कि किस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद अब तक जो हमने टेंजेंट और नॉर्मल में पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हम मिक्स्ड करके डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक कर्व दी हुई है आपको, दिस इज द कर्व, सपोज y इज इक्वल टू fx। ओके, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है P, उस कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा एंड अल्फा बीटा। हमें निकालना है, तो पहले मैं टेंजेंट के लिए बता रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, अब ये मैंने बताया था एक पॉइंट कर्व के ऊपर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो इस पॉइंट से टेंजेंट जो जो पास होगा हमें इसकी इक्वेशन निकालनी। ठीक है, तो देखो तरीका क्या होगा। तो जैसे मान लो ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट, यहाँ पे जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है P से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम ट्राई करेंगे क्यू पॉइंट निकाला जाए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे ये टेंजेंट इस कर्व को टच करेगा। लेट द पॉइंट इज A, B। तो हमारा टारगेट यहाँ पे सिंपल सा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे Q। ठीक है ना, तो हमारा टारगेट क्या होगा, टू फाइंड द पॉइंट Q। ओके, अगर Q निकल गया तो हो गया क्वेश्चन, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से ही निकाल सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पॉइंट कर्व के ऊपर आ गए उसका यूज कर लो, लेकिन हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, Q कैसे निकाला जाए। इसका मतलब A और B निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 इंफॉर्मेशंस। ठीक है ना, हमें 2 इंफॉर्मेशंस यहाँ से लेके आनी पड़ेंगी, 2 रिलेशन लाने पड़ेंगे A और B में। तो देखो कहां से आएंगे, फर्स्ट आएगा Q लाइज ऑन द कर्व, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यहां से आपको मिलेगा B इज इक्वल टू f ऑफ A। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। आया, दूसरा चलते हैं, तो अब हम कैलकुलस का यूज करेंगे। देखो एक तो आप ये क्या है, टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट की स्लोप देखो क्या है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना हो तो आएगी बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस ए। ठीक है, एक स्लोप निकालने का तरीका होता है कैलकुलस का, और वो होता है dy by dx। किस पॉइंट पे, ये पॉइंट नहीं लेंगे हम, ये लेंगे पॉइंट ऑफ द कर्व लेते थे हम, तो किस पॉइंट पे, Q पे, A, B। ठीक है, तो ये 2 चीजें इक्वल होंगी, तो सेकंड रिलेशन यहां से आएगा कि बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू dy by dx कैलकुलेटेड एट द पॉइंट Q, A, B। तो यहां से आपको एक और रिलेशन मिलने वाला है A और B में, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स। तो इन दोनों को यूज करके मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा A को और B को, और A और B निकालने का मतलब कौन सा पॉइंट मिल गया, Q। अब ये डिपेंड करता है कि क्या पॉइंट है, क्या कर्व है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज मिलेंगी। हो सकता है आपको 1 पॉइंट मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले। ठीक है ना, हो सकता है 1 भी ना मिले। ठीक है, तो वो सब डिपेंड करता है कैलकुलेशंस कैसे होती हैं आपकी। तो यहाँ से जैसे आपको Q पॉइंट मिलेगा, हम 2 पॉइंट फॉर्म से क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ PQ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट PQ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। ठीक है भाई, अब देखो कई बार क्या होता है कि पॉइंट कर्व के ऊपर दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे देगा। अब एक 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो गए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये टेंजेंट निकालना है, बस ज्यादा नहीं सोचना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट R है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये गए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व पासिंग थ्रू R। तो R से ठीक है, ये टेंजेंट तो पास हो ही रहा है, इसके अलावा हो सकता है कोई और टेंजेंट भी यहाँ से पास हो जाए। जैसे मान लो मैं ये टेंजेंट खींचूं और ये टेंजेंट आगे जाके R से पास हो जाए,
तो ये टेंजेंट भी निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व पासिंग थ्रू आर, तो आप इस कंसेप्ट से सोचोगे हमेशा, ठीक है। जब ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट आर, तो आपको पहले से ही करना आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है, पासिंग थ्रू कोई पॉइंट दे रखा है तो उस टाइम पे आपको ये अप्रोच लगानी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन अब नॉर्मल पूछ लिया होता तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल में क्या है भाई, हम मान लेंगे कि नॉर्मल जहां पे इस कर्व को कट करेगा दैट इज क्यू, ठीक है ना। आपकी बार टेंजेंट का टच पॉइंट माना था, आपकी बार नॉर्मल जहां पे इस कर्व को कट करेगा उसको हम मान लेंगे ए बी, ठीक है। हमारा टारगेट फिर से ए बी निकालना है, फिर से ए बी उसको सेटिस्फाई करेगा तो एक रिलेशन ही आ जाएगा b = f ऑफ a। जबकि दूसरे रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल की स्लोप बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस ए आएगा। जबकि दूसरा स्लोप का तरीका क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx, तो -1 by dy अपॉन dx एट द पॉइंट ए बी निकाल लेंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट तो सेम रहेगा, दूसरे में क्या होगा, ये किसके लिए किया था हमने, टेंजेंट के लिए किया था। नॉर्मल के लिए देखो क्या आएगा, बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस ए इक्वल टू -1 by dy अपॉन dx कैलकुलेटेड एट द पॉइंट q a, b, ये यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल के लिए आप इसका यूज करोगे, यहां से नॉर्मल मतलब a और b में रिजल्ट आएगा विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट में टेंजेंट की स्लोप लेनी है, नॉर्मल में नॉर्मल की स्लोप लेनी है। बाकी फर्स्ट कांसेप्ट तो वही है कि पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट निकल जाएगा जैसे ही तो पी क्यू आपकी बात नॉर्मल का काम करने लगेगा, तो इस तरह से आप नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के बारे में यहाँ पे पूछ सकता है, कोई पॉइंट देके वहां से पास करवा सकता है। दैट पॉइंट कैन बी ऑन द कर्व और मे बी दैट पॉइंट समवेयर एल्स, कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है अभी, कर्व दी हुई है x² = 4y, तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अब एक पॉइंट दिया गया है 1, 2, तो क्लियरली ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं है वैसे, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व कर भी लेना है। वैसे भी उसने पासिस थ्रू बोल रखा है, तो अगर इसके ऊपर होता तो भी हम जनरल तरीके से ही करने वाले थे। तो आपको इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, जो यहाँ से पास करे, तो हम खींच देते हैं भाई, ये मान लो लाइन है नॉर्मल का काम कर रही है, और ये मान लो इसको कर्व को क्यू पे कट कर रही है। यही तो टारगेट बताया था मैंने कि हम जहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल जहाँ पे कट कर रहा है कर्व को वो निकालेंगे, टेंजेंट है तो टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है कर्व को वो निकालेंगे। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ अल्फा, बीटा। तो टारगेट सिंपल सा है, पॉइंट क्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई, कर्व है x² = 4y, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है α² = 4 बीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यूज करते हैं स्लोप का। अब इसकी स्लोप देखो क्या आएगी, तो स्लोप का कंसेप्ट लगाओगे तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, बीटा -2 अपॉन अल्फा -1, ये आ गई ना। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की स्लोप दूसरे तरीके से देखें तो कैलकुलस से क्या आएगी, यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो मेरे को मिलेगा 2x = 4 dy by dx। तो dy by dx कितना आया भैया, यहाँ से dy by dx आ रहा है x/2, ठीक है। हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, -2/x की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। तो नॉर्मल की स्लोप ये रख दूंगा मैं यहाँ, दिस शुड बी इक्वल टू -2/α। अगर टेंजेंट होगा तो टेंजेंट की स्लोप आती है α/2, तो वहाँ पे α/2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा -4 = अल्फा बीटा -2α, सॉरी, दिस शुड बी इक्वल टू -2α + 2, तो -2α कैंसिल हो गया, यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ गया अभी, 2 आ गया। तो दो इक्वेशंस आ गए, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, α² / 4 तो हो जाएगा α³ / 4, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही रियल वैल्यू आ रही है अल्फा की, दो इमेजिनरी आएंगी। तो हमें तो रियल वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ एक नॉर्मल ऐसा है जो यहाँ से पास करेगा। तो अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x की अल्फा कितना है, 2, अल्फा को 2 रखेंगे 4, तो बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो Q पॉइंट आ गया। एक बार आपका पॉइंट जहाँ पे नॉर्मल कर्व को स्ट्राइक कर रहा है वो आ गया, उसके बाद आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, तो इक्वेशन यहाँ से साफ दिख रही है, x + y = 3, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आया भी समझ में। तो इस तरह से सिंपलीफाई करना था। टेंजेंट के बारे में पूछता तो यहाँ पे बस स्लोप में लास्ट में टेंजेंट की स्लोप यूज करते हैं।
ठीक है ना, अगर क्वेश्चन टेंजेंट से रिलेटेड होता तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कर्व दी गई है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टू दिस कर्व, जो कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ओरिजिन खुद कर्व के ऊपर है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि हम ओरिजिन वाला एक टेंजेंट निकाल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन, ऐसा नहीं पूछा है। एट ओरिजिन ना पूछे कि क्या पूछा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको जनरलाइज तरीके से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या है, ऐसे मान लो कोई भी कर्व है, तो ऐसे मैं रफली बना दिया मान लो, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो हमें आपकी बात पता है कि हम ओरिजिन यहाँ है मान लो, खैर ये कर्व के ऊपर ही है। ठीक है ना, ओरिजिन देखा जाए तो क्या है, कर्व के ऊपर ही, ये मान लो क्या है, ओरिजिन। ठीक है, अब हो सकता है देखो एक तो ये खुद ही हो जाएगा टेंजेंट, और हो सकता है कोई और टेंजेंट भी यहाँ से पास करे। ठीक है ना, मान लो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूं और वो टेंजेंट यहाँ से पास कर जाए। ठीक है, तो हमारा मोटिव है, इसको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे भैया टेंजेंट इसको टच कर रहे हैं, तो मैं अल्फा बीटा निकालूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये मतलब ये ऑब्जर्व नहीं करते हो कि ओरिजिन इसका पॉइंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप पॉइंट क्या मानोगे, ऐसे आप रफली खींच दो कि भाई ये कर्व है, ये पॉइंट है ओरिजिन, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये कर्व के ऊपर है, और ये वो टेंजेंट है जो यहाँ से मान लो पास कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्यों मान लिया मैंने, अल्फा बीटा। तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा, लास्ट में जब आप सोल्व करोगे तो आपको अल्फा बीटा की एक वैल्यू 0 0 भी मिलेगी अगर ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो। ठीक है ना, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा जो है वो इस कर्व के ऊपर है, ये कर्व है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज़ टू पावर 5। ओके, अब हम यूज करेंगे इसकी स्लोप का, दिस इज टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो लाइन वाला तरीका है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो स्लोप का कांसेप्ट यूज करते हैं भैया हम। तो स्लोप के हिसाब से देखें तो ये आएगा बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। ठीक है ना, इस कर्व का स्लोप आ गई, नहीं इस लाइन की स्लोप आ गई। उसके बाद इसकी स्लोप हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, तो कैलकुलस यूज करते हैं। dy बाय dx क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। ठीक है, तो हमें किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यहाँ से पास कर रहा है, जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माना हुआ है। तो क्या आएगी स्लोप, तो यहाँ से आप देखो 12 अल्फा रेज़ टू पावर 2 माइनस 10 अल्फा रेज़ टू पावर 4। तो दिस इज बीटा अपॉन अल्फा, मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा आ गया 12 अल्फा रेज़ टू पावर 3 माइनस 10 अल्फा रेज़ टू पावर 5, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से हम सिंपलीफाई करेंगे तो विल गेट 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा रेज़ टू पावर 5। तो 10 अल्फा रेज़ टू पावर 5 इधर ले आओ, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आया। यहाँ से आ रहा है 8 अल्फा क्यूब कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो अल्फा 0 और अल्फा क्या है साथ में प्लस माइनस 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे टेंजेंट खींचेंगे ना वो ओरिजिन से पास करेंगे। कौन कौन से पॉइंट अभी तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं हम। एक क्यू मान लेता हूं मैं, तो x को 0 अल्फा 0 लूंगा, तो यहाँ पे देखो अल्फा 0 रखोगे तो बीटा 0 आएगा। फिर दूसरा इससे देख सकते हो ना, दूसरा है r मान लेता हूँ 1 दूंगा, तो 1 दूंगा कितना आएगा 2 आएगा। ओके, देन s मान लेते हैं -1 लेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो ये 3 पॉइंट आ गए। तो अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो देखते हैं क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली ये कैलकुलेशन थी इसकी। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट की h निकालते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेगा वो यहाँ से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो क्या आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप देखें तो 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 एंड देन x माइनस 0। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2x। एक तो ये हो गया, इसको मैंने t1 बोल दिया। ठीक है, एक यहाँ से भी कर सकते हैं s और ओरिजिन से। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू -2, यहाँ भी 2 ही आएगा तो 2x। ठीक है, तो इसका मतलब ये वही लाइन है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन है जो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। ठीक है, ये वही तो टेंजेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है। यहाँ पे भी टच करेगा और यहाँ पे भी क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है ना। और फाइनली ओरिजिन वाला देखें, तो ओरिजिन के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, तो ओरिजिन के कंटेक्स्ट में बात करें तो देखो ओरिजिन पे जो टेंजेंट खींचेगा वो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि दूसरा पॉइंट भी ओरिजिन ही। तो उसमें आपको यूं करना पड़ेगा कि पॉइंट क्या है जहां से टेंजेंट
खींचा गया है ओरिजिन, और स्लोप क्या आएगी, स्लोप टेंजेंट की देखें तो ओरिजिन पे अगर स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप है ना, तो ओरिजिन पे कितनी आएगी, जीरो। तो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इट मींस दिस इज x एक्सिस, ठीक है। तो इस कर्व के लिए अगर देखें तो ओरिजिन से कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, सिर्फ दो ही टेंजेंट पास हो रहे हैं बेसिकली देखें तो, एक तो कौन सा, x एक्सिस, और एक ये वाली लाइन। अब कोई ये कहे कि तीन टेंजेंट पास हो रहे हैं, तो तीन नहीं है, टेंजेंट तो दो ही है। कैसे भी, यहाँ पे जो टेंजेंट खींचा गया है वो टेंजेंट बिल्कुल सेम है यहाँ पे जो टेंजेंट खींचा है, ठीक है ना। दोनों मतलब एक ही टेंजेंट, मतलब एक ही टेंजेंट, एक ही लाइन ऐसी है जो दो अलग अलग पॉइंट्स पे कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, और वो क्वाइट पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो आपको लग रहा हो ये कैसे हो रहा है, अभी sin x को देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो टेंजेंट ऐसे खींचूंगा मैं, वो इसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या करेगा, टच करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक टेंजेंट एक कर्व को दो पॉइंट या दो से ज्यादा पॉइंट पे टच कर जाए, ठीक है ना। तो ये उसके कोरस्पोंडेंस में आपको मिला है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स अगर पूछे जाएं तो तीन नहीं है, बल्कि कितने टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट देखें तो पॉइंट टोटल कितने हैं, तीन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए हमें टेंजेंट निकालना है, क्या कर रहा है वो, पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगली बार फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट मान लेते हैं जहां पे टेंजेंट खींचा गया है वो है अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसे रफली मैंने कर्व बना दी, ये कर्व, दिस इज द पॉइंट ओरिजिन जो हमें दिया गया है। अब मैंने मान लिया ये यहाँ पे टेंजेंट खींचा है मैंने, और ये यहाँ से पास कर रहा है, ये क्यू पॉइंट है अल्फा बीटा। तो मेरा टारगेट है अल्फा बीटा निकालना। सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करो, क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 9 अपॉन अल्फा प्लस 5, ओके। दूसरा स्लोप का यूज करूंगा मैं, तो स्लोप देखते हैं। एक तो स्लोप हम यहाँ से ले सकते हैं, बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0। दूसरी स्लोप के लिए हमें चाहिए कैलकुलस, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 एज इट इज x प्लस 9 का 1 माइनस x प्लस 9 एज इट इज x प्लस 5 का 1, तो इट विल बी माइनस 4 बाई x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। dy by dx आया, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, तो टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे निकालोगे तो आएगा माइनस 4 बाई अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी इक्वल कर दूंगा तो क्या आएगा, माइनस 4 बाई अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो दिस इज बीटा अपने अल्फा। अब मेरे को क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के हेल्प से अल्फा बीटा निकालना है। तो मैं बीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 9 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस 5 गायब यहाँ से, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है अल्फा प्लस 15 एंड अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कितने पॉइंट दिख रहे हैं, साफ साफ दो। क्या क्या भी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 15 एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। तो पॉइंट क्या आएंगे इसके कोरस्पोंडेंस में, देखें तो माइनस 15 अल्फा की जगह रख दिया, तो यहाँ पे माइनस 15 रखो तो क्या आएगा भाई, माइनस 15 रखेंगे तो माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 9, तो 6 बाई 9 इट मीन्स 2 बाई 3, ठीक है ना। माइनस 6 आएगा, यहाँ पे माइनस 9 आए, यहाँ पे माइनस 10 आएगा, सॉरी। अल्फा माइनस 15 रखो तो बीटा आएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 10, तो इट विल बी 3 बाई 5, ठीक है ना। और सेकंड हम ले रहे हैं अल्फा माइनस 3, तो बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 अगर यहाँ पे रखोगे तो माइनस 3 रखने पे बीटा आपको मिलेगा 6, ओके। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इट विल बी 3। तो ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे। क्या इक्वेशन पूछी थी, तो हाँ इक्वेशन पूछी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार ये पॉइंट ओरिजिन ले लोगे और एक बार ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ से तो आप देख सकते हो इक्वेशन क्लियरली क्या आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वेशन निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके। तो इस तरह से आप टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम इस सेगमेंट में इस तरह का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछा है। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताओ ओरिजिन से पास हो, था जो सेकंड क्वेश्चन किया था। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में
पॉइंट निकाल देते हैं। 3 पॉइंट आए, 3 टेंजेंट आ गए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में कितने टेंजेंट थे? 2 ही टेंजेंट थे। एक टेंजेंट तो एक ही था ना जो 2 पॉइंट पे टच कर गया था। तो इस तरह से थोड़ा ज्यादा आपको थोड़ा लास्ट तक सोचना है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट निकालते ही सोल्व कर दिया। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आए, तो 2 पॉइंट आए तो 2 अलग टेंजेंट मिले, वहां पे 3 पॉइंट आए थे लेकिन स्टिल टेंजेंट 2 ही मिले थे। तो इसलिए कैलकुलेशन लास्ट तक करनी है आपको। तो ओरिजिन से पास होने वाले कितने टेंजेंट होंगे देखना है, ठीक है। तो कर्व है y इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब। मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को सोल्व करना है। ये जस्ट ओरिजिन ये पॉइंट हो गया, यहाँ से पास करने वाला टेंजेंट मान लो ये, तो ये पॉइंट P है मान लो। मैं क्यू पॉइंट मान लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट आ गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे के लिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dy बाई dx क्या है? 3 टाइम x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो टेंजेंट की स्लोप आएगी 3 टाइम अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे टेंजेंट की स्लोप यहाँ से देखें तो इट शुड बी बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा कितना आ गया? 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इक्वेशन। तो एक और दो का यूज करके अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर दिया, तो अल्फा प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर। इधर लेके आओ और अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 माइनस 3 अल्फा। तो ओवरऑल आया ये अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस को एडजस्ट कर देता हूँ, तो 2 अल्फा माइनस 1 कर दिया मैंने। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है -1 और एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। तो अल्फा की कितनी वैल्यूज मिली? 2 वैल्यूज मिली। तो पॉइंट देख लेते हैं, तो पॉइंट क्या है देखते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा Q वो क्या आएगा? -1 अल्फा को रखूंगा तो बीटा 0 आ रहा है, जबकि एक r मान लेता हूँ। 1/2 अगर मैं अल्फा को रखूंगा तो यहाँ आएगा 3/2 का क्यूब, इट विल बी 27/8। ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो इक्वेशंस सही चाहिए ना, मैं कितनी इक्वेशंस आएंगी? तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो दूसरा पॉइंट फिक्स है सभी के दोनों के साथ, ओरिजिन और यहाँ पे भी क्या है? ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन होगी ये तो क्लियरली आपको दिख रही है, ठीक है। माइनस x कितना है? -1, y 0, यहाँ पे 0 0, तो ये इक्वेशन क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू 0। कौन सी लाइन है भाई? दिस इज x एक्सिस, देख सकते हो भाई, x एक्सिस होती है जो इन 2 पॉइंट से पास करेगी, और एक ये निकाल सकते हो। तो ये क्लियरली x एक्सिस नहीं है, तो 2 लाइनें आपको मिल रही हैं। लाइन क्या है, हमें क्या मतलब है? हमें पूछे गए थे कितने टेंजेंट्स होंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 2 टेंजेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो ओरिजिन से क्या करेंगे? पास करेंगे। ये लास्ट में सोल्व क्यों किया? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे जो टेंजेंट खींच रहा है वो यहाँ पे टेंजेंट खींच रहा है, वो दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा? फिर एक आएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स, ठीक है भाई। तो अब आगे हम करते हैं, और आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अब तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा है उस पे बेस्ड, ठीक है भाई। तो पहले 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर, पहला है if gx is a curve, if gx is a curve obtained by taking reflection of fx, और fx क्या है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x by 2 in the line y is equal to x, ठीक है ना। देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट इज gx has more than one tangent, gx this curve has more than one tangent parallel to x axis। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन इज इसी तरह से बिल्कुल सेम है, gx has more than one tangent parallel to, आपके पास एक्सिस क्या कर दी उसने? y एक्सिस। थर्ड ऑप्शन है gx has neither maxima nor minima। तो इसको मैं एक बार बता दूंगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से क्या मतलब, ये कह रहा आगे आएगा। और फोर्थ है y is equal to -x is a tangent to gx at origin, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, द नॉर्मल
to the curve, normal to the curve, this curve x is equal to a into cos theta plus theta sin theta, and y is equal to a into sin theta minus theta cos theta, पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई है। एट एनी पॉइंट थीटा, एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट, उसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन लेने से सही है। ऑप्शन ए इज इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऑप्शन बी इज it passes through the point is a by 2 comma minus a. Okay, third option is such that it is at a distance of a units, at a constant distance, it is at a constant distance from origin. And option D is it makes an angle pi by 2 plus theta with positive x axis. ओके, मल्टी करेक्ट है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, क्योंकि थोड़े से मतलब ऑप्शंस थोड़े लेंथी हैं, और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। gx कर्व है जो इस कर्व का रिफ्लेक्शन लेने से बनी है। अब यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट यूज होगा कि ये कोई फंक्शन है fx, ठीक है ना, और इसका रिफ्लेक्शन लिया है y = x लाइन में, तो उससे जो फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा भाई। तो ये फंक्शंस में सीखा था हमने इनवर्स में कि एक फंक्शन है fx, प्रोवाइडेड वो इन्वर्टिबल हो, तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली सेंस बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि gx क्या है, इज अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे इसका इन्वर्टिबल होना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो फिर इसका जो इनवर्स है वो कौन है, g है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, इस फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। तो ये आप चेक कर सकते हो जल्दी से कि fx अगर इन्वर्टिबल है तो फिर इसका इनवर्स ये है, क्योंकि इसकी इमेज y = x में ले रहे हैं तो ये मिल रही है। तो फिर हम gx निकाल के काम करेंगे शुरू। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि fx इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो f' क्या आएगा, 1 1 1 2 चेक करना है, ठीक है। तो इसको बताना चाहिए वैसे fx कहां से कहां है, तो हम ये लेके चल रहे हैं, ये फंक्शन कहां से कहां है भाई, r से r पे। तो f' क्या आएगा, e⁻x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे by 2, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मींस फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बताया जाए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन तो हो गया ऑन टू के लिए। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें जो डोमेन है वो -∞ से ∞ है, तो रेंज भी हम क्या करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ -∞। इसका मतलब जब x -∞ पे टेंड्स करे तो f कहाँ भाग रहा है, तो यहाँ -∞ रखेंगे e⁻∞ 0, ठीक है, माइनस में e⁻∞, तो ये क्या आएगा, -∞ आएगा। जबकि f की वैल्यू इंफिनिटी पे देखोगे तो क्या आएगा, e⁻∞ है तो ये इंफिनिटी आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब रेंज क्या आई, तो रेंज हम देख सकते हैं, रेंज आ गई -∞ से ∞, व्हिच इज ऑल रियल नंबर, तो ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको ना भी करें तो भी काम चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं इनवर्स तो है ही इसका, लेकिन फिर भी इंश्योर होना जरूरी है। तो fx इन्वर्टिबल फंक्शन है तो अब मैं इसका इनवर्स निकाल लेता हूँ, वो gx होगा मेरे लिए, क्योंकि इस फंक्शन का y x में इमेज लेते हो तो क्या आता है, उसका इनवर्स आता है, ठीक है। तो gx एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, gx इज f इनवर्स x। f इनवर्स x निकालने के लिए क्या करते हैं, y मानते हैं e⁻x -1/e⁻x/2। तो यहाँ पे अगर देखें तो आएगा 2y into e⁻x बराबर e⁻2x -1। तो ये हो गया e⁻2x -2y e⁻x -1 = 0। तो हमें सोल्व करना है, तो e⁻x क्या आएगा, क्योंकि e⁻x का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो e⁻x में पार्ट गए तो e⁻x आएगा -b, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2 है, तो 2 बाहर आएगा तो ये इवेंचुअली बचेगा e⁻x = y प्लस और माइनस √y² + 1। अब देखो
वाई स्क्वायर प्लस वन का जो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो वाई से बड़ा आएगा, ठीक है ना, वाई से बड़ा आएगा। तो अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटेगा तो नेगेटिव ही मिलेगा, लेकिन ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हमें तो इनवर्स चाहिए ना, तो हमें तो एक्स चाहिए, तो अब एक्स क्या आएगा, टेकिंग log, तो एक्स क्या आएगा, log ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मेरा फंक्शन gx आ गया, तो gx क्या होगा भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फाइनली हम x लिख देते हैं यहाँ पे, तो log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वन। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमने फंक्शंस में किया हुआ है, तो यहाँ तक पहुँच जाना है आपको। अब यहाँ पहुँच के आगे का क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। तो gx के बारे में हमें बात करनी है कि gx कैसा फंक्शन है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें gx मिल चुका है, तो अब हम gx के कोरेस्पोंडेंस में सोचते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले gx लिख लेता हूँ मैं, क्या है, gx है हमारा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो भाई देखो कह रहा है कि दो मोर देन वन टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस, मतलब कम से कम दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होंगे, अगले में कह रहा है कम से कम दो वर्टिकल टेंजेंट होंगे, फिर कह रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, और एक में कह रहा है कि ये टेंजेंट होगा। तो इन सब के लिए आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। देखो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कर्व है ये, तो ये देखो ये अपने नेबरहुड में, थोड़े से नेबरहुड में देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इस ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। ये अपने नेबरहुड में क्या है, आसपास में सबसे कम है, तो ये क्या होता है, लोकल मिनिमा। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी जस्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो लोकल मैक्सिमा होने के लिए आप देखोगे कि फंक्शन पहले इंक्रीज होना जरूरी है, फिर डिक्रीज होना जरूरी है, जबकि लोकल मिनिमा के लिए डिक्रीज होना पहले और फिर इंक्रीज होना जरूरी है, ठीक है ना, ये आइडिया होता है। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, g डैश x कितना आएगा, 1 बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, देन इनटू में इसका करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का आएगा 2x, ठीक है। तो ये अब सिंपलीफाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आने वाला है आपके पास एलसीएम लेने पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस में x, जबकि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x, ये तो था ही, और एलसीएम कितना आया था यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। भाई g का डेरिवेटिव सबसे पहले देखो हर जगह डिफाइंड है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जहाँ पे इसका डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, एवरीवेयर डिफाइंड, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है क्या g का डेरिवेटिव कभी जीरो होगा, जीरो के इक्वल की बात हो रही है, जीरो को टेंस करना अलग चीज है, जीरो के इक्वल होना अलग चीज है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, g का डेरिवेटिव कभी भी जीरो आपको नहीं मिलेगा। तो g का डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं होगा तो क्या मतलब है इसका, कि कोई भी आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट होगा नहीं, क्योंकि ये टेंस जीरो को जाएगा ही नहीं है, जीरो कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा, हर जगह डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अगले में देखो y इक्वल टू माइनस x इज ए टेंजेंट टू gx एट 0 0, तो 0 0 पॉइंट पे टेंजेंट चेक करना है, तो वो तो बड़े आराम से कर लेंगे, टेंजेंट की स्लोप क्या आ गई 0 0 पे, तो x को 0 रखेंगे 1 आएगी, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 0 इक्वल टू 1 इनटू x माइनस 0, तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू x, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, ये कह रहा है y इक्वल टू माइनस x, ये भी गलत है, ये सही है। कैसे, डेरिवेटिव को आप ध्यान से देखो, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब gx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन लगातार बढ़ता ही रहे, अगर कोई फंक्शन लगातार बढ़ता ही रहे, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां से आएंगे, लोकल मैक्सिमा के लिए क्या जरूरी है, पहले इंक्रीज करे डिक्रीज करे, मिनिमा के लिए जरूरी है डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, कि gx का ना तो कोई लोकल मैक्सिमा है और ना ही कोई लोकल मिनिमा है, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव देखो ना जीरो तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं मिल रहा, वर्टिकल के लिए इनफाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं आएगा ये, ठीक है, और मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे नोट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट हमने चेक कर लिया, ओरिजिन पे टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू x है, तो एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें मेन काम था gx निकालना, ये पिक करना कि fx का इनवर्स क्या है gx है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पैरामीट्रिक कर्व दी गई है और उसके लिए
नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई भी एक रैंडम नॉर्मल ले लिया जाए किसी पॉइंट पे तो उससे रिलेटेड, तो हम नॉर्मल निकालते हैं। तो कर्व क्या है, किसी भी पॉइंट पे बात करनी है तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, तो कोई भी पॉइंट लोगे तो x क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, ठीक है। जबकि दूसरा क्या आ जाएगा, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो स्लोप चाहिए हमें, तो भाई सबसे पहले dx बाई डी थीटा कर लेते हैं हम, ये मिलेगा a बाहर cos का माइनस sin थीटा प्लस थीटा एज इट इज sin का cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का वन, तो ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन सिंपल सा आ गया a थीटा cos थीटा। सिमिलरली हम dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, ये सब हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है। dy बाई डी थीटा क्या आएगा, a बाहर sin का आएगा cos थीटा माइनस थीटा एज इट इज cos का आएगा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो फिर माइनस में cos थीटा एज इट इज थीटा का वन, तो cos से cos कैंसिल, तो ये आ गया प्लस हो जाएगा a थीटा sin थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप के लिए dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कितना है, तो dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, तो ये आ गया a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा, तो कैंसिल हो गया ये, तो आ गया tan थीटा। लेकिन हमें टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन निकालते हैं ये सीधा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई भी आप जनरल नॉर्मल लोगे किसी भी थीटा पॉइंट पे तो क्या आएगा, y माइनस y1, तो y1 क्या है a sin थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा आएगा, एंड देन x माइनस x1, ये तो ये आएगा a cos थीटा माइनस a थीटा और sin थीटा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करते हैं, sin से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये y sin थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस cos से करो, माइनस x cos थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर ये माइनस माइनस प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा, तो a थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गए, a sin स्क्वायर उधर भेज दो, x cos को इधर ले आओ, तो ये आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, ये a आएगा, देखो a sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो ये आपके पास नॉर्मल आ गया, कोई भी जनरल नॉर्मल, ठीक है। किसी भी थीटा पॉइंट पर नॉर्मल लोगे तो आप ये आएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने स्ट्रेट लाइन ध्यान से पढ़ी हुई है 11th में तो हो गया। ये कौन सी फॉर्म होती है, इस तरह की फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हम लाइन को ऐसे ही लिखते थे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ऐसे करके लिखते थे ना। तो अब देखो तो ऐसे हो गया, यहाँ पे बस एक चीज उसको थोड़ा मेंशन कर देनी चाहिए कि हम ये लेके चल रहे हैं a 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर a 0 से बड़ा है तो ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो नॉर्मल फॉर्म में है तो यहाँ से क्या इंप्लीकेशंस आएंगे, तो देखो क्या क्या मिलता है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये लाइन इस तरह की होगी, कोई भी आप लाइन नॉर्मल खींचोगे वो ऐसे मिलेगा, ये मान लो लाइन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल ड्रॉप किया है a इज पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, तभी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाती है a, और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में ऐसे होता था, तो यहाँ से देखो क्या होगा, तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ही नहीं ये लाइन ओरिजिन से पास होने का, ओरिजिन से तब पास होगी जब a कितना हो, 0 हो, a 0 हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, a पॉजिटिव है यहाँ पे तो इसका मतलब गलत है। दूसरा एक पासेस थ्रू दिस पॉइंट रख के देख लो भाई, a पाई बाई 2 कोमा माइनस a, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है भाई, ऐसे यहाँ पे चेक करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे a पाई बाई 2 रखो, यहाँ पे माइनस a रखो, तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, तो ये भी नहीं है। तीसरा है इट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल सही है, इट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से लिख सकते हैं। इट मेक्स एन एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो देखो दिस इज थीटा, दिस इज पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा d भी सही आंसर है। तो इन दोनों में इस क्वेश्चन में देखें तो लास्ट के दो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, ठीक है भाई। पहले आपको जनरल इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद देखना है, फिर नॉर्मल फॉर्म अगर आपको याद है तो हो गया आराम से, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है
कर्व है 2y³ इज इक्वल टू ax² प्लस x क्यूब, ठीक है ना, एट पॉइंट a कोमा a। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट खींचा गया है वो कह रहा है कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सच दैट कंडीशन बताई गई है, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज गिवन टू बी 61। तो कह रहा है कि फाइंड ए, ठीक है ना, ए क्या होगा यहाँ पे, जबकि दूसरा क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो पैसेज है एक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो, एक कर्व दी गई है, कर्व आपको क्या दी गई है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t माइनस 3t क्यूब, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए टेंजेंट एट पॉइंट दिस, इसका मतलब क्या है, जनरल पॉइंट है, किसी भी t पैरामीट्रिक पॉइंट पर अगर देखें तो इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, इसका मतलब उसकी स्लोप है वो tan थीटा है एक तरह से, ठीक है ना। एंड अनदर टेंजेंट एट पॉइंट दिया गया है, नाम दिया है p, उसको 2, -2 cuts the curve again at q। मान लो q पॉइंट पे कर्व को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस secant थीटा कैन बी, क्या हो सकती है। ऑप्शंस आर 3t, t minus t square and t square minus 2t। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है वो है द पॉइंट q पॉइंट क्या होगा। ऑप्शंस आर 1, -2, ऑप्शन बी इज -1/3, -2/3, ऑप्शन सी इज -2, 1 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो ये फाइनल क्वेश्चन पूछा गया है द एंगल between tangents at p and q is, p और q पे जो टेंजेंट खींचेंगे उनके बीच में एंगल पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर π/3, π/4, π/2 एंड d π/6, ठीक है। तो ये फाइनल 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है क्योंकि ये पॉइंट देखो कर्व के ऊपर है, इसको सेटिस्फाई करना है, इजीली देख सकते हो आप। तो कर्व के ऊपर पॉइंट है तो क्या लेना है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया है ना वो अल्फा और बीटा इंटरसेप्ट काट रहा है। मान लो x एक्सिस पे अल्फा है, y पे बीटा है, सच दैट ये रिलेशन है, तो a निकालो। तो पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे भाई। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो पता ही है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, स्लोप की रिक्वायरमेंट है। स्लोप क्या होती है, dy/dx कैलकुलेटेड एट द पॉइंट a, ठीक है। तो स्लोप निकाल देते हैं, तो dy/dx निकालते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या आएगा 6y² dy/dx इज इक्वल टू 2ax प्लस 3x²। ओके, तो एट p a, अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 6a² dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a² एंड देन 3a², 5a² आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं dy/dx कितना आ रहा है इस पॉइंट पे 5/6, यही हमारे लिए टेंजेंट की स्लोप हो गई। एंटी लिख दिया मैंने इसको, तो टेंजेंट की स्लोप अगर मिल गई तो यहाँ से पास करा देता हूँ इसको, तो इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - a इज इक्वल टू 5/6 x - a। तो अब इसको मैं किस फॉर्म में लेके आऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ आ गया 6y - 6a इज इक्वल टू 5x - 5a। तो ओवरऑल मिला 5x - 6y इज इक्वल टू -, ठीक है भाई। तो यहाँ 1 बनाना होता है तो -a से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा x अपॉन -a/5 प्लस y अपॉन a/6 इज इक्वल टू 1।
तो एक को अल्फा मान लिया, तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट अल्फा, और इसको मैंने मान लिया बीटा। तो क्या रिलेशन है अल्फा बीटा में, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 61। तो अब इसको एक्सप्लोइट करेंगे हम, ठीक है। तो एक ही ड्रम में चला जाएगा क्वेश्चन। तो देखो अब क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से हम देखें तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 25 प्लस बीटा स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू कितना 61। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 इंटू 36। यहाँ पे देखो 61 a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 61, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप a स्क्वायर कितना लिखोगे, तो 25 इंटू 36। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस और माइनस, यहाँ से 5 और यहाँ से 6 आएगा। तो क्या आंसर हो सकता है, a की दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ से नजर आएंगी आपको, प्लस और माइनस 30। तो रादर सिंपल क्वेश्चन था, बस टेंजेंट निकालना था, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना था, फिर इस रिजल्ट को यूज करना था, ठीक है भाई। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस कर रहे हैं, पैराग्राफ है पूरा, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक कर्व है किस फॉर्म में, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में, और उसके लिए क्या कह रहा है कि 3 क्वेश्चन फ्रेम किए गए। सबसे पहले जनरल सेटअप में बात की गई, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की जगह है उसकी स्लोप निकालनी है आपको, tan थीटा की, tan थीटा से रिलेटेड चीजें की। दूसरा एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है, वो क्यू पे कट कर रहा है, तो क्यू क्या होगा, फिर पी और क्यू पे जो टेंजेंट खींचे उनमें एंगल क्या होगा, ठीक है। तो हम जनरल बात कर लेते हैं ना, फिर आप बड़े आराम से पकड़ पाओगे। टी क्या रखूं कि मेरे को ये पॉइंट मिले, समझो आप इसको, 1 - 3t स्क्वायर कोमा t - 3t क्यूब, ये हमारा जनरल पॉइंट है, ठीक है। जनरल पॉइंट ये, तो इसमें मैं t को क्या रखूं कि ये मिल जाए। तो उससे क्या फायदा होगा, जो मैं कैलकुलेशन t के लिए करूंगा ना, वहां पे सीधा कर दूंगा, अदरवाइज t की जगह वो पॉइंट रख दूंगा, ठीक है। अदरवाइज इसके लिए अलग से करोगे, इसके लिए अलग से करोगे। तो ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, तो t को क्या रखना चाहिए कि ऐसा कुछ मिले आपको, ठीक है। तो t को मैं कह रहा हूं, देखो t को आप क्या रख दो यहाँ पे, t 1 - 3t स्क्वायर है, जबकि t - 3t क्यूब है, तो यहाँ पे t को क्या रखें भाई, अगर मैं t को 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 - 2 मिलेगा, और यहाँ पे 1 - 3, इसका मतलब -2 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो इट शुड बी अदर वे अराउंड, ये पॉइंट ये टेक इट -2, 2, ठीक है, तब सेंस बनाएगा। तो अब t को क्या रखोगे यहाँ पे, तो t को देखो आप +1 रखोगे, तो ये तो सही है, ये तो मैच कर जाएगा +1 रखने में, लेकिन +1 रखने पे यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ पे पॉइंट आएगा -2। तो t को हम -1 लेके देखते हैं क्या मिलेगा। t को -1 रखो यहाँ पे, तो ये आएगा -2, जबकि यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना 2, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, जब मैं इस कर्व में t को क्या ले लूं, -1 ले लूं, ठीक है ना। वो तो पॉइंट इस कर्व के ऊपर होता ही नहीं अगर देखते तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो पहले मैं जनरल सेटअप में ये बात करता हूँ, फिर मैं t की जगह लास्ट में क्या रख दूंगा -1, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए dy/dx, तो ये है x, तो dx/dt कितना आ जाएगा -60, और dy/dt क्या आ जाएगा, तो dy/dt आएगा 1 - 9t स्क्वायर। तो इसलिए dy/dx निकालना है ना हमें, तो dy/dx क्या आएगा 1 - 9t स्क्वायर अपॉन -60। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9t स्क्वायर - 1 अपॉन 60, ये आपकी dy/dx आ गया एनी पॉइंट t। तो पहले मैं 2 क्वेश्चन बाद वाले सोल्व कर देता हूँ, ये ज्यादा आसान दिख रहे हैं मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, for t = -1, t को -1 रखूंगा, तो पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे लिए, जो जनरल पॉइंट है वो मेरे लिए p बन जाएगा, सॉरी q नहीं p बन जाएगा, ये तो जनरल पॉइंट p बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल पॉइंट में t की जगह -1 रखने से p पॉइंट बन जाए, ठीक है ना। तो p पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, तो पॉइंट तो आपको पता है, ये पॉइंट क्या है -2, स्लोप क्या आ जाएगी इस पॉइंट पे, तो स्लोप आ जाएगी, t को -1 रख देंगे, तो t को -1 रखेंगे तो क्या आएगा 8 अपॉन -6, तो इट विल बी -4/3। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई, ठीक है ना। आप ये काम वैसे भी कर सकते थे, dy/dx निकालो पूरा, ठीक है। उसके बाद t तो आपको पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे xy तो है नहीं, कभी कोई x की जगह -2 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आपको t की टर्म में सोल्व किया, फिर t को पिक कर लिया, t कितना है -1 है इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए t -1 है, तो यहाँ पे मैं t को -1 रख दूंगा। तो इसका मतलब मैंने किस पॉइंट पे बात की है, p पॉइंट पे। तो इक्वेशन बताओ क्या है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - 2 = -4/3 x + 2, 3 से मल्टीप्लाई, 3y - 6 = -4x - 8, तो ओवरऑल हो गया ये
4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टेंजेंट आ गया यहाँ। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग पोर्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें क्या था कि लाइन, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें लाइन का कर्व के साथ इंटरसेक्शन निकाला, तो वहाँ पे कर्व कार्टेशियन फॉर्म में थी, यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन पैरामीटर पे घूम रहा है। तो इंटरसेक्शन ऐसे में क्या करते हैं हम, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको हम यहाँ उठा के इस लाइन में रख देंगे और वहां से हम पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा ये 4 माइनस 12 टी स्क्वायर, ओके, देन अगला आएगा प्लस 3t माइनस 9t क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t 3 से डिवाइड हो रहा है, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पैरामीटर निकालने। अब देखो समझने की चीज यहाँ पे क्या है कि ये मान लो कर्व है और ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, P पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है और ये मान लो इस कर्व को आगे Q पे कट कर रहा है, तो हमें Q पॉइंट निकालना है। तो ये जो लाइन है ये इसके साथ इंटरसेक्शन की बात करें तो T की वैल्यूज के हिसाब से बात होगी। तो यहाँ पे हमें पहले पता है T कितना है, -1 है P पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को एक तो t = -1 पक्का सेटिस्फाई करेगा क्योंकि टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हुआ ना। तो t = -1 सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब एक फैक्टर हो गया t + 1। और अब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले कितने बचा, 3t² पे t² बचा यहाँ पे, तो अब कितने पे जाएगा, t पे जाएगा। तो t पे जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2 पे जाएगा, फिर आगे = 0, ठीक है। तो इसको अब फर्दर फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिलेगा, तो ये Q पॉइंट अब हमें निकालना है। तो देखो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन करें इसका, तो एक तो t + 1 आ चुका है, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 3t², ओके 16, तो प्लस का 3t माइनस 2t माइनस 2 = 0। तो एक तो आ गया t + 1, यहाँ से इजीली देख सकते हो 3t माइनस 2 आएगा और एक आएगा t + 1। तो t की एक तो वैल्यू आई -1 जो कि पहले से ही हमें पता है, तो एक नई वैल्यू t की हमें मिली है 2/3। तो इसके कोरस्पोंडेंस में हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, Q पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो Q पॉइंट क्या आ रहा है, तो t को रख दो भाई यहाँ पे कितना 2/3, तो t को 2/3 रखेंगे तो पॉइंट देखो क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पोर्शन अब मैं हटा देता हूँ सब, तो पॉइंट आया 2/3 रखो यहाँ पे, तो x कितना आएगा 1 - 3 × 4/9, तो ये हो गया 1 - 4/3, इट मींस 1 - 1/3, क्योंकि y कितना आएगा, तो y t बाहर ले लिया, 1 - 3t² की है, तो ये 2/3 और ये कितना है हमारा -1/3, तो हो जाएगा -2/9। तो है कोई ऐसा ऑप्शन कि ऐसा कुछ मिल रहा हो, -1/3 यहाँ पे है और अगला क्या है -2/9, देखना जरा ऐसा ही ना, t कितना है 2/3 है और t को अगर 2/3 लिया जाए तो ये कितना आ रहा है -1/3, तो इट शुड बी -2/9। तो जो Q पॉइंट है इसके लिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, ओके इट शुड बी -2/9 ही आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर D इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जो पॉइंट Q आ रहा है वो कितना आ रहा है -1/3, -2/9, दिस इज द पॉइंट Q, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि एंगल बताओ टेंजेंट्स एट P और Q पे क्या होगा। तो जो टेंजेंट एट P खींचा है उसकी स्लोप कितनी है, -4/3। टेंजेंट एट Q पे बात करें तो टेंजेंट एट Q पे जो हम खींचेंगे उसकी स्लोप m2 लिख देता हूं मैं, तो क्या होगी, तो भाई टेंजेंट की स्लोप तो ये है किसी भी t पे, तो t कितना रखना है 2/3, तो यहाँ पे t को 2/3 रखो, तो 9 × 4/9 हो जाएगा, 2/3 रखूँ -1 अपॉन 6 × 2/3, तो देखो क्या बचा है, 9 से 9 कट गया, तो इट विल बी 3 हो जाएगा। नीचे देखें तो 3 इसको कितने बढ़ेगा 2 पे, तो दिस इज 3/4, तो m2 3/4 है क्योंकि m1 कितना है -4/3 है। तो दीज आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे की तो एंगल कितना होगा π/2 होगा। तो ऑब्जर्वेशन से ही होगा, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड था कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना था, तो उनकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो सीधा ही आंसर आ गया, फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने पहले दूसरा और तीसरा किया क्योंकि वहां पे जनरलाइज वे में बात नहीं करनी है आपको, पर्टिकुलर केसेस थे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ पे,
तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट टी, उसकी स्लोप हमें पता है, मैंने लिखी हुई है ऊपर। तो कह रहा है कि कोई भी जो टेंजेंट है ना वो थीटा एंगल बना रहा है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा कितना हो गया 9t स्क्वायर माइनस 1/60। तो हमारा टारगेट है t फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो t नहीं, tan थीटा प्लस secant थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है ये बताना है, ठीक है। तो वो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 9t स्क्वायर माइनस 60 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सोचो इसको, 3t का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू 3t, मतलब 3t में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ मैं इसको। तो 3t की वैल्यू क्या आएगी माइनस b, तो माइनस b विल बी 2 tan थीटा प्लस और माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3t इज इक्वल टू tan थीटा प्लस और माइनस दिस विल बी secant थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो tan थीटा प्लस secant थीटा की वैल्यू देखो क्या हो सकती है, या तो 3t होगी या फिर tan थीटा माइनस secant थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3t। और अगर इसकी वैल्यू 3t होगी तो secant थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3t। अब क्या होता है अभी, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। जिसकी हेल्प से आप देखोगे secant थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ना इसका रेसिप्रोकल आएगी माइनस 1/3t। तो secant थीटा प्लस tan थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 3t या माइनस 1/3t। तो इसमें पूछा कौन सी हो सकती है, तो a इज द राइट आंसर। भाई 3t हो सकती है क्योंकि दूसरा इसने दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज माइनस 1/3t भी वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, ठीक है भाई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट नया था, क्योंकि हमने दो कार्टेशियन कर्व में इंटरसेक्शन निकालना सीखा था। एक कार्टेशियन हो और एक आपको पैरामीटर दी गई हो तो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हमने सीखा है, ठीक है भाई। तो अब तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालना सीख लिया है। अगले लेक्चर में हम दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।